पर आपका अगला क्वेश्चंस देखो, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। मेरे भाई याद रखना, आपसे क्वेश्चंस जो पूछा जाएगा बहुत ही लेंदी क्वेश्चंस पूछा जाएगा, क्योंकि आप फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे नहीं है। जब एकाएक जो है आपकी ग्रेजुएशन की सारी चीजें चेंज की गई थी तो एग्जाम के पैटर्न में भी थोड़ा सा ढीलापन रखा गया, लेकिन सेकंड सेमेस्टर में ऐसा नहीं होने वाला है। क्वेश्चंस को थोड़ा सा लेंदी बनाया जाएगा। अब लेंदी बनाया जाएगा तो मैं हूं ना, ठीक है, जब तक मैं हूं क्वेश्चंस कितनी भी लेंदी बना ले एग्जामिनर, आपको मैं फंसने नहीं दूंगा। देखो क्वेश्चंस आपसे कैसे पूछेगा। क्वेश्चंस कहता है कि जायसी के काव्य की सामान्य विशेषताओं पर क्या करें, प्रकाश डालिए। लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस में पूछा आ सकता है, शॉर्ट टाइप में भी पूछा जा सकता है। इसी क्वेश्चंस को देखो कितने घुमाकर पूछा आ सकता है कि जायसी की काव्य की भाव एवं कला पक्षीय विशेषताओं को बताइए। डायरेक्टली आपसे विशेषता नहीं पूछ रहा है, ये भावात्मक विशेषता और कला पक्षीय विशेषता के बारे में आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चंस दोनों सेम ही है, बस पूछने के तरीके अलग हैं। आगे यहां पर अलग से काव्यगत विशेषता पूछी जा सकती है, काव्यगत विशेषता का निरूपण पूछा जा सकता है। चारों क्वेश्चन सेम है। चलिए इसके आंसर पर चर्चा कर लें फटाफट से। देखो इसके आंसर कैसे लिखेंगे। तो अगर हम बात करते हैं मल्लिक मोहम्मद जायसी की, तो ये निर्गुण भक्ति धारा के अनुयायी कवि थे, प्रेम के पीर कवि माने जाते थे। ठीक है भाई साहब, देखो इसकी भाव पक्षीय विशेषताओं में भक्ति भावना सबसे पहले सामने निखर कर आता है। अब भक्ति भावना, देखो भक्ति भावना और प्रेम के बीच में काफी अच्छा संबंध है। ये लेखक का मानना है कि ब्रह्मा की प्राप्ति अगर हो सकती है तो वह केवल और केवल प्रेम के माध्यम से ही किया जा सकता है। किसके माध्यम से? प्रेम से ही ब्रह्म की प्राप्ति, प्रेम से ही ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है, ऐसा मल्लिक मोहम्मद जायसी मानते हैं। समझ गए? इसके बाद रहस्यवाद। रहस्य, देखो रहस्य की बात करते हैं तो रहस्य जो है यह साधना या भावना के रूप में रहस्यवाद की आध्यात्मिक अनुभूति भी देखने को मिलती है। आगे बात करें तो देखिए इसमें इन्होंने बताया कि प्रेमी प्रीतम के ईश्वर भक्त के या साधक साध्य के अप्रोक्ष साक्षात्कार का चरम प्रयत्न करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रेमी प्रीतम जो होता है, यानी कि एक दूसरे प्रेमी जो होते हैं एक दूसरे से एक तरीके से ईश्वर और प्रेम के आपस में जुड़ाव होता है। ठीक है, ये सारी बातें किसने बताया है? तो मल्लिक मोहम्मद जायसी ने बताया है रहस्यवाद के आधार पर। और यह सब एक रहस्य है। प्रेम क्या है? एक रहस्य है ना। तो आप रहस्यवाद में इसको समझ सकते हो। प्रेम एक रहस्य है, चाहे वो ईश्वर भक्तों की प्रेम हो या फिर कोई आपसी प्रेम हो, सभी में एक रहस्य जरूर छुपा होता है। और वही यहां पर आपको बताने का प्रयास मल्लिक मोहम्मद जायसी के द्वारा किया गया है। आगे प्रेम में हम बात करते हैं तो प्रेम, जहां प्रेम होगा वहां श्रृंगार रस आएगा ही आएगा। तो यहां पर इनकी जो भक्ति भावात्मक विशेषताएं हैं जिसमें श्रृंगार रस का भी इन्होंने वर्णन किया है। जायसी काव्य श्रृंगार रस का वर्णन की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है। यानी कि जायसी जो है यह काव्य श्रृंगार रस का वर्णन जो करते हैं इसमें सबसे श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। वैसे तो बहुत सारे कवि ने श्रृंगार रस, प्रेम का जो भी चर्चा किए होंगे, प्रेम पर जिन्होंने भी रचना की होगी, श्रृंगार रस उसमें देखने को मिलता ही मिलता है, क्योंकि श्रृंगार का मतलब ही है प्रेम। श्रृंगार का मतलब क्या है? प्रेम है। अरे भाई जब तक श्रृंगार ना करतो तब तक तू थोड़े ना ओकरा तरफ जेबो ना जेबो, ठीक है ना। तो वही तो है, श्रृंगार का मतलब प्रेम है। तो श्रृंगार का मतलब प्रेम है, अर्थात जितने भी रचनाएं की गई, जिस कवि के द्वारा रचनाएं किया गया, आप सीधा समझ लीजिए कि उन्होंने श्रृंगार रस का चर्चा अपने काव्य रचना में की ही है। लेकिन उन सभी रचनाकारों में सबसे श्रेष्ठ किसको माना जाता है? तो जायसी को माना जाता है। ऐसा क्यों? तो जायसी श्रृंगार रस के संयोग और वियोग दोनों पक्ष का बड़ा मनोहारी चित्रण किया है। यानी कि श्रृंगार रस जो है इसमें संयोग और वियोग, वियोग का मतलब अलगाव, वियोग का मतलब क्या? सारे संयोग का मतलब सीधा समझ लो कि पैचअप, और वियोग का मतलब क्या? ब्रेकअप, है ना। इन सभी चीजों पर चर्चा किसने किया? तो आपके मल्लिक मोहम्मद जायसी साहब ने किया है। वैसे जितने भी कवि हुए सभी ने सिर्फ संयोग पर चर्चा किया। ठीक है, किस पर चर्चा किया? संयोग पर चर्चा किया। लेकिन ये संयोग और वियोग दोनों पक्षों पर चर्चा किए हैं, इसलिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ श्रृंगार रस के कवि माने जाते हैं। आगे बात करते हैं तो इनकी जो भावनात्मक विशेषताओं में आ जाता है लौकिक संस्कृति का चित्रण। अब लौकिक संस्कृति का चित्रण भी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? तो देखिए जायसी ने अपने काव्य में लोक जीवन और लोक संस्कृति को अनेक रूप से प्रस्तुत किया, अनेक झांकियों के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इन्होंने हिंदू जीवन का जन्म से लेकर मृत्यु तक पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक स्थितियों पर क्या किया है? तो उदारतापूर्वक वर्णन किया है। अब लोक संस्कृति तो होनी ही चाहिए, चाहे वो प्रेम ही क्यों ना हो। अरे भाई मर्यादा आप ना पार कर सकते हो, किसी चीज का नहीं कर सकते हो। हर एक चीजों की एक क्या होती है? दायरा होता है। उस दायरे से बाहर आपको नहीं जाना है। अगर आप दायरे से बाहर जाते हैं मतलब आप उसका उल्लंघन कर रहे हो। तो ये सारी बातें जो है लोक संस्कृति का चित्रण करते
हुए पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक इन सभी परिवेशों को जोड़कर जीवन से लेकर मरण तक की कथाओं को किसने वर्णन किया? तो आपके मल्लिक मोहम्मद जायसी साहब ने वर्णन किया। तो ये इनकी भावनात्मक विशेषताएं हैं। क्या है? इनकी भावनात्मक विशेषताएं हैं। आगे बात करते हैं, देखिए तो इनकी कला पक्षीय विशेषताओं के बारे में भी जान लो कि आखिर किस कला पक्ष के आधार पर जो है इन्होंने अपनी रचना की। तो सबसे पहले आ जाता है इसमें भाषा। क्या आ जाता है? भाषा। जायसी की भाषा तुलसी की अवधि से अधिक ठेठ अवधि है, यानी कि तुलसी साहब जो रचना किया करते थे, तुलसीदास, वो अवधि भाषा में रचना किया करते थे, लेकिन उससे भी ठेठ भाषा में, यानी कि उससे भी टूटी फूटी भाषा में जो है मल्लिक मोहम्मद जायसी ने अपनी रचना की। क्योंकि जायसी पढ़े लिखे तो थे नहीं। जायसी क्या थे? पढ़े लिखे अनपढ़ थे। ठीक है, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे। तो पढ़े लिखे नहीं थे तो भाई वैसे तुलसीदास जी काफी ज्ञानी कवि थे, काफी ज्यादा जो है इनके जिनके पास नॉलेज था। तो उसके तुलना में ये जो थे काफी अनपढ़, एक तरीके से कह लो मल्लिक मोहम्मद जायसी को। तो मल्लिक मोहम्मद जायसी जो है पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए इन्होंने जो भी रचनाएं की तो बिल्कुल ठेठ अवधि भाषा में किया। इनकी भाषा में दुरूहता का दूसरा कारण इनका मुसलमान और सूफी संत होना था। ये मुस्लिम थे और वैसे भी जो है अवधी भाषा जो है यह काफ़ी डिफ़िकल्ट भाषा होती है। तो थोड़ा सा जो है इनको बोलने में या फिर थोड़ा सा उच्चारित करने में क्या होता था, तो बिल्कुल उस सही तरीके से नहीं कर पाते थे। समझ गया ना? तो मुसलमान और सूफी संत होने के कारण जो है इनकी भाषा में धूर्ता देखने को मिलती है। जिन्होंने हिंदी की बोलियों के व्याकरण का ज्ञान कम था, तुलसी की अवधी भाषा में बड़े संयत रूप से संस्कृत का अभिजात्य है, और किंतु जायसी की अवधि में प्रायः पारसियन उतना ही विद्यमान है जितना उस युग की सामान्य आम बोलचाल की भाषा में प्रचलित थी। यानी कि सीधा सीधा समझ लीजिए कि यहाँ पर कंपैरिजन अगर करते हैं तुलसीदास और मल्लिक मोहम्मद जायसी की भाषाओं में, तो आपको बहुत बड़ा अंतर देखने को मिल जाता है। पहली बात है, तुलसीदास जो थे ये काफी ज्ञानी पुरुष थे, और ज्ञानी तो ये भी थे लेकिन वो पढ़े लिखे ज्ञानी थे, ये मूर्ख ज्ञानी थे, है ना? इतना सा छोटा सा अंतर है। और जब भी इन्होंने रचनाएं की तो बिल्कुल ठेठ भाषा में, ठेठ अवधि भाषा में इन्होंने अपनी रचनाएं की। तो कंपैरिजन यहाँ पर हम भाषा के आधार पर तुलसीदास और किसके बारे में, तो मल्लिक मोहम्मद जायसी के बारे में करते हैं। अगर इनके शैली की, रचना के शैली की बात करें तो काव्य रूप की दृष्टि से जायसी की शैली प्रबंधात्मक मानी जाती है। क्या मानी जाती है? इन्होंने जो भी रचनाएं की उसकी शैली प्रबंधात्मक मानी जाती है। उन पर फारसी की मानवीय शैली का प्रभाव था, जो उस समय हिंदी की विशेष शैली के रूप में प्रचलित थी। फारसी भाषाएं जो थी वह थी हिंदी की विशेष शैली में प्रस्तुत किया गया भाषा था। तो एक तरीके से कहा जाए तो यह मानवीय शैली का प्रभाव था, जिसके कारण जो है इसकी भाषा शैली कुछ इस प्रकार से रही। आगे देखो, अगला जो इसकी विशेषताएं आ जाती है, कलात्मक पक्षीय विशेषताएं, वह है छंद विधान। छंद विधान में क्या है, तो देखो जायसी ने अपने काव्य में सामान्यतः दोहा और चौपाई छंद का निर्वाह किया है। इन्होंने जो भी रचनाएं की उसमें दोहा और चौपाई छंद का क्या किया है, निर्वाह किया है। जायसी के बाद तुलसी ने भी इन्हीं छंदों में रामचरितमानस की रचना की। छंद निर्वाह में तुलसी की भांति व्याकरण सम्मत में छंदों का लय कहीं कहीं भंग देखने को मिलता है। यानी कि पढ़े लिखे तो थे नहीं, व्याकरण का उतना अच्छे तरीके से ज्ञान था नहीं, तो कहीं ना कहीं त्रुटियां तो देखने को मिल ही जाती थी, है ना? तो ये सारे छंद विधान इसकी रचनाओं में देखने को मिला। इसके बाद अलंकार विधान। अलंकार विधान की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान देना, जायसी ने अपने काव्य रचना में, ठीक है, अपने काव्य में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, श्लेष, यमक, भ्रांतिमान, संदेह, ये सभी अलंकारों का उपयोग करके जो है क्या किया है, तो रचना किया है। जायसी के अलंकार संप्रयास न होकर काव्य में अनायास आकर काव्य को क्या किया है, चमकृत कर देने का जो है प्रयास किया है। समझ गए ना? इनके जो भी अलंकार, जितने भी उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, सभी अलंकारों का समावेश करके इन्होंने रचना की, और जो इनकी रचनाओं को कहा जाए तो एक तरीके से चमत्कारी रूप से सामने लेकर आया। तो ये इनकी कला पक्षीय विशेषताएं थी। तो उम्मीद करता हूं आप ये दोनों विशेषताओं के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे कि मल्लिक मोहम्मद जायसी की भाव पक्षीय विशेषताएं क्या रही है। ठीक है, आप इसको 2 से 3 बार सुनेंगे, अच्छे तरीके से इसको रिपीट करेंगे, सारी चीजें आपको याद हो जाएगी। ठीक है, मैंने इतने सरल भाषा में आपको बताने का प्रयास किया है। इनकी भावात्मक विशेषताएं क्या रही थी, भक्ति भावना, रहस्यवाद, किस तरीके से जो है इन्होंने रहस्य के बारे में बताया कि प्रेम और ईश्वर के बीच में क्या रहस्य होता है, श्रृंगार रस के बारे में, ये सारी बातें जो है इसकी कलापक्षीय विशेषताएं क्या रही है। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। चलो, अगर आप समझ गए हैं कमेंट में यस टाइप करना, सर समझ में आ गया सारी बातें। चलिए, अगर नहीं समझ में आया नो टाइप करना। ठीक है, पीडीएफ वा तो आपको दे देंगे। ठीक है, आप लोगों का बहुत ही कमेंट रहता है कि सर पीडीएफ नहीं देते हैं आप। ठीक है, पीडीएफ वा इसका मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन